नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आ गया आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अभी क्या करें? अभी रेस्ट कर लिया, मूवीज देख लिया, घूम फिर लिए, फिर से एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन हो रही। क्योंकि पेपर इजी गया था तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, तो मे बी पॉसिबल आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स से, जैसा कि ज्यादातर बच्चों ने किया है और अभी भी लेकर उसको पछता रहे हैं, उन सारी चीजों के टेंशन को छोड़कर जिंदगी भर ज्योग्राफी पढ़ना है, लेक्चरर बनना है, यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देना है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम निकल भी गया या नहीं निकला या रिजल्ट आया या नहीं आया को लेकर पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहेगी। आपने ये लाइन जो सिलेक्ट की है, ये लाइन ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी और पढ़ाई के दम पर ही आपकी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे आएंगे, मे बी पॉसिबल अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो यूके यूएस में भी जाकर आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का चांस मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? तो पढ़ना तो हर समय होता है। हम टीचर्स हैं, हम एचओडी से सीखते हैं, मैनेजर से सीखते हैं, हम अपने सीनियर्स से सीखते हैं, हम अभी भी किताबें पढ़ते हैं ताकि बच्चों को और अच्छी नॉलेज दे सकें। हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसको माउल्ट करते हैं, उसको वॉश करते हैं, बेंट करते हैं, उसको बहुत अच्छे बेंट करके फिर उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो काम तो अभी भी है, पढ़ना तो अभी भी है। कम से कम 8 घंटे की प्राइवेट ड्यूटी से ज्यादा अच्छा है कि आप पढ़ाई से अपने आप को इनहेंस कीजिए और इसी इनहेंसमेंट को कैश में कन्वर्ट कीजिए। तो क्यों ना शुरू कर दे पढ़ाई। तो अब जो बच्चे दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत क्लोज जाकर आपका 1 नंबर से जेआरएफ रुक जाए 2 नंबर से, ऐसा हो सकता है। और ये मैं डरा नहीं रहा, ठीक है, ये बात फैक्चुअल है और ये आप भी जानते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा क्लोज फाइट हो गई तो 1 से 2 नंबर के बीच में हजारों बच्चे आ जाएंगे, चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन नेट पर ही नहीं रुक जाएंगे, इवन जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया तो भी हमें पढ़ना है, रिसर्च के लिए पढ़ना, ठीक है, पीएचडी के लिए पढ़ना है, थेसिस लिखना है, ठीक है, स्टैग्नोसिस करनी है। तो ये सारी चीजों को लेकर हमें पढ़ना तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना हम अपनी कंटिन्यूअस पढ़ाई शुरू कर दें। तो वही आज उसी क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि दिसंबर 2026 को कैसे करें शुरुआत ज्योग्राफी की तैयारी के लिए। जो बच्चे श्योर हैं, जिनकी अच्छी केस स्टडी हो चुकी है, जो अपने कॉन्फिडेंट में हैं, जिन्होंने कॉलेजेस जाकर प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो अभी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वाईटी सेशन बेस्ट होता है, करिए, सफिशिएंट है। लेकिन जो बच्चों को लगता है कि नहीं हमें पर्सनल गाइडलाइन चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, हम अभी पढ़ाई से दूर हो गए हैं, हम जॉब गोइंग हो गए हैं, हम हाउस वाइफ हो गए हैं, या हमारे पास 1 साल का ही समय है और हम इससे रिस्क नहीं लेना चाहते, तब आपको पेड की क्लासेस लेनी चाहिए। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे कि YouTube या पेड की क्लासेस में क्या है क्या नहीं। आज हम देखेंगे कि आखिर ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ें। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये जो रोड मैप है, ये आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आइए चलिए हम देखें कि क्या करने वाले हैं हम 2026 दिसंबर के सेशन के लिए, कैसे करें कंप्लीट शुरुआत। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, पहले आपको अपने ज्योग्राफी के सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को और अपने जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था होती है उसके नेचर को समझना होता है। इसके करने के लिए सिलेबस के लिए आपको 1 से लेकर 10 यूनिट्स पढ़नी है ज्योग्राफी में। एग्जाम पैटर्न के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। एनटीए का नेचर समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज पे आए हुए क्वेश्चन के आंसर्स देखने हैं और उसी से रिलेटेड उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना। एनटीए हमेशा यही करता है कि अपने पूछे हुए क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करके उन्हीं ऑप्शंस और उनके एक्सप्लेनेशन से वापस क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि उसने उसको बहुत बारीकी से अपने प्रोफेसर्स के, अपने स्कॉलर्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को बनवाया। तो वो क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करके उसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। और इसी वजह से हमने, या जो भी लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ा, तो उसको कहा जाता है कि पीवाईक्यू केवल पढ़ो मत, उसको एनालिसिस करो, उसको ग्रैब करो, उसके एक्सपेंड करो, उसकी सोच का दायरा बढ़ाओ, इसके एक्सप्लेनेशन के आसपास आने वाली चीजों को भी याद करो। तो ये 3 चीजें आपको करनी। एग्जाम के पैटर्न को पीवाईक्यू से समझना है और पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन को। हमने बीडब्ल्यू में 11 साल की एक साथ
PYQ की बुक्स निकाली है विद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन बहुत लेमैन स्टाइल में, बहुत ही सरल भाषा जो आप आसानी से पढ़कर समझ जाएंगे। तो बाय द वे यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की सेशन शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द आप लोग जो है एकदम कंप्लीट रोड मैप पर आ जाइए। कैसे करना है सर शुरू? तो करना कुछ नहीं है, केवल इतना जानना है कि हमारा सिलेबस और पैटर्न एग्जाम का क्या है। 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 के, 100 क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, नो नेगेटिव मार्किंग्स, 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के होते हैं। अगर आप 300 मार्क्स में से 200 क्वेश्चन में से 110 से 120 क्वेश्चंस टच कर देते हैं तो आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़िया हो जाता है JRF लेवल पर। कितने क्वेश्चंस, क्या मार्क्स, एवरीथिंग इज ओके, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। MCQ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी में होते हैं, हिंदी इंग्लिश आप स्विच कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसलिए किताबें पढ़ने के बजाय स्क्रीन पर प्रैक्टिस करने की आदत जरूर होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग YT सेशंस चलाते हैं या स्क्रीन पर DPP आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही 10 यूनिट्स हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का कोलैबोरेशन है। इस यूनिट्स को समझाने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। उस वीडियो को आप यूनिट्स को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, कि यूनिट को लेकर कैसे समझ कैसे विकसित करें, इसको लेकर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी। आइए, तो क्या करें सर? सेल्फ स्टडी करना है, कोर्स लेकर पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, या सेल्फ कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, तो ये 4 स्टेजेस तो आपको करने ही होंगे। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला फेज होता है कौन सा? फर्स्ट वीक से 4th वीक का, मतलब पूरी जुलाई अगर आप आज से शुरू करें तो जुलाई और अगस्त का 10 दिन जोड़ लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं? फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक के कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को समझते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को ज्यादातर स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैपिंग और क्या एटलस और ऑक्सफोर्ड जो एटलस आते हैं, स्कूल एटलस, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस तरीके से हम 1.5 महीने तक अपने आप को फिजिकल ज्योग्राफी से वार्म अप करते हैं, 1 महीने। और जैसे ही हम वार्म अप हो जाते हैं, हम सेकंड फेज में मूव करते हैं कि हाँ अब हमें फैक्ट और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, तो चलो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है वो कैसे फंक्शन करती है, या वेव्स की थ्योरी क्या है, मॉडल्स एंड थ्योरीज की तरफ चलते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स पकड़ते हैं। और यूनिट वाइड स्टैंडर्ड बुक से हम कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं आसानी से। सेल्फ स्टडी करके टेक्स्ट बुक उठाई, आप पढ़ना शुरू किया, इंपॉर्टेंट चीजें। कहां जरूरत पड़ती है एक मेंटर की? जब वो चीजें कठिन होने लगती। अगर आपकी अच्छी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रही है, आपने सेल्फ स्टडी किया है, पढ़ाई से दूर नहीं है, तो सेल्फ स्टडी विल बी द बेस्ट। और तीसरे 5 से लेके 12 महीने तक कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट करते हैं। 12वें महीने कंप्लीट होने के 12वें वीक, सॉरी महीना नहीं, वीक, 12वां वीक। 12वां वीक मतलब क्या? एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 12 वीक्स में कितने हुए? 84, लगभग 3 महीने तक हमने फाउंडेशन, 1.5 महीने फाउंडेशन और 1.5 महीने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया। अब दिसंबर में एग्जाम है, 3 महीना बचा है, तो अब क्या करें कि सारे यूनिट्स को सर हमने सिस्टमैटिक यूनिट वाइज पढ़ा, थ्योरीज पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किया, फैक्ट कलेक्ट किया, नोट्स बना लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया। 3 महीने लग गए इसमें। अब अगले 3 महीने क्या करें सर? तो अब मॉडल एंड थ्योरीज की तरफ मूव करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अब थ्योरी को छोड़ देंगे। 3 महीने से 4 महीने थ्योरी पढ़ने के बाद अब एग्जाम 2 महीने के करीब बचा होता है, 2-2.5 महीने, तुरंत का तुरंत उठा लीजिए क्या? प्रैक्टिस सेशन, PYQs, MCQs, DPPs, डेली प्रैक्टिस सेशंस, टेलीग्राम पर क्विज, यूट्यूब पर MCQs जो पोल पर कराए जाते हैं, या आपकी किताबों में दिए हुए यूनिट वाइज। अभी यूनिट वाइज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस यूनिट वाइज शुरू करते हैं। और जैसे ही हम प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, हमारे यहाँ पर ओपन टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट होता है, हमारे यहाँ कोर्स में भी हमारे टेस्ट सीरीज एडेड है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो PYQ से शुरू किया, यूनिट वाइज टेस्ट शुरू किया, मॉक टेस्ट देना शुरू किया, और इसी ड्यूरेशन में आप करंट की चीजें भी पढ़ना शुरू करिए। करंट अफेयर्स, अप्लाइड ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, जैसे हार्मोज को लेकर क्वेश्चन आया, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर क्वेश्चन आया, आपको जियोपॉलिटिक्स मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट पर
बहुत ज्यादा ध्यान यहीं से देना शुरू, तीसरे फेज से ही देना शुरू कर देना चाहिए। और चौथे फेज आते आते अब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ ली, आपने यूनिट वाइज एमसीक्यूज लगा लिया। अब समय आया है कि रियल टेस्ट दीजिए। 3-3 घंटे का 3 स्टेप में टेस्ट देकर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर अगले दिन 3 टेस्ट दीजिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। हाथ पैर तोड़कर बैठ जाइए। अगले 1 से 1.5 महीने तक कोई घर का काम मत कीजिए। और यूट्यूब पर मैं ये बोल रहा हूँ लिटरली, घर में परिवार वालों को बता दीजिए कि हम यहाँ से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, नींव बनाएं। अगर आप हमें 2 महीने घर के दे दीजिए, काम मत कराइए, तो हम बैठकर एमसीक्यूज लगाएं और लिटरली पढ़िए, झूठ मत बोलिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। और हाथ पैर इसलिए तोड़ लीजिए कि कोई काम मत बोले, हाथ पैर सलामत रखिए, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में टिक लगा सकें और एग्जाम तक पहुंच जाएं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि घर वालों को लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने पहले बता दीजिए कि अब हम घर का कोई काम नहीं कर सकते हैं, अब हम फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप लोगों से अनुरोध है कि हमें आगे बढ़ने में मदद करें। 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद जितना पेंडिंग काम है बैकलॉग के रूप में हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मम्मी पापा भी नाराज नहीं होंगे। तो थोड़ा सा कुछ चीजें कम्युनिकेशन स्किल से अपने फेवर में कर लीजिए और वो 2 महीने रिवीजन में डालिए। जितना पढ़े हैं उन सबको रिवीजन कीजिए। जिस पर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या प्रॉब्लम आ रही है उसके नोट्स और डिटेल में जाकर पढ़िए। टीचर से डिस्कशन कीजिए, ग्रुप बना है टेलीग्राम का, उसमें डिस्कशन कीजिए। ठीक है, 4 वीक, लास्ट के 4 वीक रैपिड रिवीजन करना शुरू किया, फॉर्मूला देख लिया, मॉडल्स एंड थ्योरीज देख ली, फैक्ट्स के क्वेश्चंस देख लिए, लेंदी मॉक टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेनेशन में अंडरलाइन किया था वो देख लिया, बुक के नोट्स देख लिए, सब एक जगह पर कलेक्ट कर लिया और फिर रियल टेस्ट की तरफ मूव कर जाइए। और उसके बाद एग्जाम के 1-2 दिन पहले चिल मारिए। इस समय में तबीयत खराब होती है, एग्जाम आने से पहले मन होता है कि ना दें एग्जाम, मन में होता है कि यार इतनी शादियां पड़ रही हैं दिसंबर में, ये होता है कि यार ठीक से पढ़े नहीं, इस बार छोड़ दें क्या। नहीं, ये सब चीजें आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाए, गलतियां हो गई, मिस हो गया। तो ये सबके साथ होता है। कभी कोई बंदा ये नहीं कह सकता, जो JRF क्वालिफाइड है वो भी ये नहीं कहते कि हाँ सर सब तैयार हो गया, नहीं होता। जबकि आपको इन सब चीजों के अलावा और टाइम निकालना है। जिसने भी JRF निकाला है हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, हमारे सेलिब्रेशन में आते हैं, वो बताते हैं कम से कम 2 राइटर की बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तब जाकर JRF क्लियर होता है। तब जाकर आपको 50,000 रुपए 45,000 रुपए सरकार देगी, बैठे बैठे नहीं देगी। उस पैसे से आप और किताबें खरीदिए और नॉलेज खरीदिए। कई जगह प्रैक्टिकली जाइए, अंडमान नहीं गए वहां जाकर देखिए, कोरल रीफ्स नहीं देखा जाकर देखिए, स्कूबा डाइव लगाइए, पहाड़ों पर चढ़िए, बर्फ में जाइए, रेगिस्तान में घूमिए, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखिए, विदेशों में जाइए। ठीक है, बुक्स नहीं खरीद सकते थे, नोट्स खरीदिए, सरकार देगी आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। सरकार में इस तरह की कोई कमी नहीं है, वो आगे बढ़ने वालों को जरूर हेल्प करती है, लेकिन उसके लिए आपको JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप आगे चलकर डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में या PhD करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अपने सपनों को, अपने से किए हुए वादों को याद रखिए। चलिए, तो रिवीजन करके फाइनली हम वेल प्रिपेयर हो जाते हैं। इसको मैं ऐसे भी समझाता हूं कि भैया जुलाई में NCERT पढ़ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, मैपिंग क्लियर कर लो, सिलेबस की पूरी मैपिंग दिमाग में बैठा लो, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, अगस्त आ गया, रक्षाबंधन मनाते मनाते जियोमॉर्फोलॉजी कर लीजिए, क्लाइमेटोलॉजी को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये 10 से 12 क्वेश्चन, ये 10 से 12 क्वेश्चन, लगभग 20-25 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। फिर सितंबर में उठा लीजिए ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट, पेपर 1 के लिए भी बहुत जरूरी है और पेपर 2 के लिए भी बहुत जरूरी है। तो क्या काम इससे। फिर आइए अक्टूबर आ गया, दिवाली का मौसम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठंडी आ गई है, घर में बैठकर पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और रीजनल वाले सेक्शंस के मॉडल्स, थ्योरीज एंड फैक्ट्स टर्मिनोलॉजी के साथ याद करिए। आ गया नवंबर, ठीक है, ठंडी बढ़ गई और रजाई में चले गए। इस समय में फैक्ट की चीज, रीजनल प्लानिंग, मॉडल की चीज, ज्योग्राफिकल थॉट्स, इतिहास की चीजें, क्लासिकल चीजें, ट्रेडिशनल चीजों के बारे में पढ़िए।
अपने थॉट्स एंड थिंकर्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि अब बैठे हैं कंबल में, सोच के ही चलेगा काम, सारा काम सोच के एक कमरे में बैठकर होगा। दिसंबर में आराम से बैठकर रजाई में फुल रिवीजन, सब काम छोड़ दिया, काम वैसे भी नहीं होता उसमें ठंडियों में, पीवाईक्यूज लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं, नोट्स रिवीजन किए हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया, अप्लाइड ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर नजर मारे हैं कि करें क्या, बैठे बैठे टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, चाय और पकौड़े खाते खाते मस्त पढ़ाई हो जाएगी। तो एक लिटरली इसको फॉलो कीजिए, अपने आप से डिग्निटी के साथ एक वादा कीजिए कि हम इसको जरूर इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा सर ने बताया। आप सेल्फ स्टडी कीजिए या मैं आपको इसको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सारे यूनिट्स, इसको मैंने कहा था कि मैंने इसको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझाया, वो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिएगा कि किस यूनिट का वेटेज ज्यादा है। फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, ज्योग्राफिकल टेक्निक का, ज्योग्राफिकल थॉट्स का, पॉपुलेशन का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ये सब जो होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब हमेशा से ज्यादा रहते हैं। कौन कौन सी किताबें पढ़े, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 6 to 12 सफिशिएंट है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके लिए सविंदर सिंह सफिशिएंट है फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सफिशिएंट है, ठीक है। ज्योग्राफिकल थॉट्स भी माजिद हुसैन से आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक के लिए आपको अंजी रेड्डी की बुक रिमोट सेंसिंग जीआईएस के लिए बेस्ट होती है। इसके अलावा भी कुछ बुक्स मैं अपनी क्लासेस में बुक्स के लिए एक अलग वीडियो बनाकर रिकमेंड करूँ। अब आप कहेंगे कि सर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, डीआई, रीजनिंग, ये सब चीजों के लिए आपने बुक नहीं लिखी, तो ये देखिए बुक का नाम, देखिए ये अपने आप में पूरे के पूरे बुक हैं, निशान सर और गुलशन मैम। आप विश्वास कीजिए, बहुत सारे बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, बहुत अच्छी मेंटरशिप दी, और साथ ही साथ रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड का बढ़िया पकड़ है, जो बता देंगे वो समझ में भी आ जाएगा और आपके एग्जाम में भी वो आएगा। इसलिए बुक पढ़ने के बजाय इनकी वाईटी की क्लासेस या आप इनके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन में आपको करना कुछ नहीं है, 10 साल का पीवाईक्यू, हमारी पीवाईक्यू की ज्योग्राफी की बुक 11 साल की आई हुई है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है और अच्छे से उसमें क्या है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का दिया हुआ है और सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। तो आप यूनिट वाइज दिया हुआ है, बेस्ट है। सबसे अच्छा है कि हम लोगों ने यूनिट वाइज उसको फ्रेम किया हुआ है, हमारे एचओडी सर ने, हमने और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने उसको मिलकर यूनिट वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 11 साल के कलेक्ट करके एक जगह और उसका एक्सप्लेनेशन विद इमेजेस और बुलेट पॉइंट में चार्ट के रूप में बनाया। चलो, बाकी अप्लाइड ज्योग्राफी से आपको कनेक्ट रहना है, नहीं तो मैं यूट्यूब पर इस पे जेनेरिक वीडियोस बनाता रहता हूं। तो फाइनली आपको अपनी 7 घंटे की स्टडी एक दिन में करनी है। कॉन्सेप्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे दीजिए, नोट्स एंड मैपिंग पर 1.5 घंटे दीजिए, पीवाईक्यू पर तो 1.5 घंटे देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटे लग ही जाएंगे ज्योग्राफी के पेपर सॉल्व करके उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में। साथ ही साथ रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स पर आधे घंटे जरूर टाइम दीजिए। इस बार के क्वेश्चंस ने ये चीज बता दी कि 6 से 7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर से भी आ रहे हैं। तो 7 घंटे की ये एक पाई चार्ट के माध्यम से मैंने क्लासिफिकेशन कर दी कि आपको इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ आई? तो ये हुआ आपका फाइनल टच स्ट्रेटजी। पेपर 1 के लिए जो स्ट्रेटजी है वो आपको निशान सर और गुलशन मैम की वीडियोस आपको हमारे चैनल के लिंक पे मिल जाएगी, वहां से आप चाहेंगे पेपर 1 की स्ट्रेटजी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बताया गया है बिल्कुल उस तरीके से कीजिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, अपने से किया हुआ वादा, ईमानदारी, ठीक समय पे टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, मास्टर मैप, टाइम टेबल, रिवीजन साइकिल को ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस जरूर करनी, पॉजिटिव सोचना, और इस तरीके से आपका एग्जाम आसानी से दिसंबर वाला निकल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन डाउन हो रहा तो बस एक बात ध्यान रखिए, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स आपके सपनों को पूरा करते आए। अब समय आ गया है कि सारी चीजें छोड़कर आपको केवल और केवल अपने पेरेंट्स को अपने सपनों को पूरा करना है और उनको वो सारी फैसिलिटीज देनी है जो फैसिलिटीज से वो वंचित रह गए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है।
मैं नहीं कह रहा कॉर्पोरेट में जाकर मेहनत कीजिए, मैं नहीं कह रहा प्राइवेट में मेहनत कीजिए, मैं कह रहा हूं कि पढ़कर अपने दिमाग को ऐसा बिल्डअप कीजिए कि लोग आपके पास जॉब लेकर आए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 7 घंटे की ये जो स्ट्रेटजी बताई करना। तो चलिए सभी लग जाइए दिसंबर 2026 के यूजीसी के एग्जाम के लिए, जेआरएफ के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।